प्लीज नाउ एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहला आई एम डिस्कसिंग इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या बोलता है? एज द नेम सजेस्ट, गोइंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस, कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस। तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप assume हो कि वो लंबे टाइम तक चलेगा। एनी बिजनेस यू स्टार्ट, तो हमेशा आपको अज्यूम करके चलने का कि वो बिजनेस 1-2 साल में बंद होने वाला नहीं है, वो चलने वाला है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 years, 15 years, 20 years। ओके, तो ये कंसेप्ट हमेशा अज्यूम करता है कि योर बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मतलब for say 15 years, 20 years, 30 years, 40 years and so on and so forth। तो 10 years, 15 years तक चलने वाला है। तो अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के वजह से हम ये तो अज्यूम करते हैं कभी 1-2 साल में बंद नहीं होने वाला, और ये वर्ल्ड वाइड है, ग्लोबली एक्सेप्टेड कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सब जगह दुनिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, जब भी अकाउंट्स बनते हैं तब ये अजम्पशन होता ही है कि 1 साल में बंद नहीं होने वाला है, लंबा चलेगा। तो ये कंसेप्ट की वजह से अब हमें अगर प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है बिजनेस का, तो क्या हम 10 साल तक रुके रहें? डू वी वेट फॉर 10 years टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस? नो। तो हम लोग इसीलिए उसको सूटेबल टाइम पीरियड में डिवाइड कर देते हैं, विच इज जनरली अ ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड ईयर के एंड में करेंगे, थर्ड ईयर के एंड में करेंगे, फोर्थ ईयर के एंड में करेंगे। ऐसे तो मैं आपको बोलूं बिजनेस 15 साल तक चलेगा, तो मैं 15 साल तक थोड़ी रुक सकता हूँ प्रॉफिट लॉस ढूंढने। तो इसीलिए हम लोग ये बिजनेस को एक सूटेबल टाइम पीरियड में डिवाइड कर लेते हैं टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ओके, सिंपल है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलता है कि ऐसा मत सोचना है कि बिजनेस 1 साल में बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। आपको क्या सोचना है कि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। तो आपको सिर्फ 1-1 साल का प्रॉफिट लॉस, क्योंकि इजी पड़ता है, 1-1 साल के एंड में रिजल्ट पता चल जाए तो हम लोग डिसीजन ले सकेंगे ना। 1-1 साल के टाइम पीरियड में उसको डिवाइड कर लेते हैं, सो दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस एट एवरी ईयर। ओके, कंपनीज यही चीज 3-3 महीने में करती। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप है, रिमेंबर, एक बंदा ओन और मैनेज कर रहा है business, जेठालाल। अगर यही पार्टनरशिप है तो भी वो 1 साल में करेगा। लेकिन कंपनीज है, अभी रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, जियो है तुम्हारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा स्टील है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। ये सब कंपनीज है। ये कंपनीज क्या करेंगी? यही चीज करेंगी, यही प्रॉफिट लॉस ढूंढेंगी, लेकिन इन अ स्पैन ऑफ 3 months। तो वो 3-3 महीने में डिवाइड कर ले, मतलब साल में 4 बार प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट होता है कंपनी। ये समझ में आई बात? तो गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? बिजनेस इज गोइंग टू रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को सूटेबल टाइम पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको बोला जाता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, इसको बोला जाता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। वो गोइंग कंसर्न का एक छोटा सा पार्ट है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी बोलता है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सिंपल टिल दिस पॉइंट। But why do the big companies calculate it at every 3 months and not Because years? there are hundreds and thousands of shareholders and people connected to the company, so they cannot wait for 1 year to give the result. They need regular updates. As and when the size of the business increases, the connected parties also increase. So if the connected parties increase, then your responsibility also increases towards them. तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, पैसे करोड़, हंड्रेड्स एंड करोड़, थाउजेंड्स एंड करोड़, इसलिए हर 3 महीने में अपडेट देने के लिए बुलाया गवर्नमेंट, so that फास्ट फास्ट अगर किसी को डिसीजन लेना हो तो ले सकते। Then Can you define periodicity again? periodicity is subdivision. गोइंग कंसर्न बोलता है कि बिजनेस विल रन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 10 years, 20 years, assume that. ओके, ये रूल फॉलो करो, सो दैट यू रिमेंबर कि प्रॉफिट्स एंड लॉस शॉर्ट टाइम में आपको ढूंढना है। तो जब डिवाइड करते हो आप, that is given by periodicity. Periodicity states that divide that long period into
some small parts like 1 year, 3 months, 6 months to calculate your profit or loss. Divide it into suitable period. That is given by periodicity. Thank you. Right? So going concern, business will run for a long period of time. Periodicity, break down the business into smaller parts so that you can calculate profit or loss at the end of each period. Okay. The third concept is accrual concept. Accrual concept क्या बोलता है? Record your income and expenses on time basis या earned and incurred basis, but not on paid or received basis. इसका मतलब क्या है? Let me explain you with the balance sheet. You remember this balance sheet we had done the very first lecture? Balance sheet has two sides, liabilities and assets. Okay, तो बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ? ओनर का कैपिटल आया, लेटर्स से विल टेक स्मॉलर अमाउंट्स, थोड़ा इजी पड़ेगा. 50,000 का ओनर कैपिटल लाया और सामने कैश एसेट में आ गया 50,000. ओके, फिर बिजनेस ने सपोज 20,000 का लोन लिया, तो क्या होगा? यहाँ पे लाइबिलिटी में बैंक लोन आ जाएगा 20,000 और कैश में क्या हो जाएगा? याद है? 70,000. Cash will become 70,000. Remember this? We had discussed. याद आ रहा है आपको? बिजनेस स्टार्ट हुआ है यहाँ पे. ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस. द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस. ओके, देन इस कैश से हमने एसेट्स खरीदा. और कौन सा एसेट खरीदा? समझो फर्नीचर खरीदा. 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे फर्नीचर आ जाएगा 10,000 रुपीज और कैश कितना हो जाएगा अभी? आई थिंक 60,000. कैश विल बिकम 60,000. मुझे जरूरत पड़ी कंप्यूटर की, तो मैंने 10,000 का कंप्यूटर खरीद लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कंप्यूटर 15,000 और यहाँ पे कैश घट के हो जाएगा 45,000. यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. इसके बाद समझो मैंने थोड़ा बैंक अकाउंट ओपन किया और बैंक में पैसा डाल दिया 5,000. तो बैंक अकाउंट ओपन कर दिया और बैंक में पैसा डाला 5,000. अपना ही बैंक है, तो बैंक इज अवर एसेट. बैंक में आ जाएगा 5,000 और कैश हो जाएगा आपका 40,000. Sir, This is your balance sheet. Yeah. so this is an example or this is actually how it's solved? नहीं, this is an example, just an example. Don't write it. Okay. Just an example. सॉल्व नहीं करना है आपको, कंसेप्ट समझना है. पहला वाला कंसेप्ट समझा, गोइंग कंसर्न. अब गोइंग कंसर्न को भी हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस शीट. ये आज मेरी बैलेंस शीट है. आज मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. आज है 1 अप्रैल 2004. समझो 1 अप्रैल 2004 फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर. मैंने बिजनेस शुरू किया और यही कर दिया. 2-4 दिन में ये सब काम मैंने कर दिया. ठीक है. अब मेरा मोबाइल का बिजनेस, तो मेरा सबसे बड़ा एक्सपेंस और सबसे बड़ा इनकम क्या होगा? Purchasing of mobile and sales of mobile. परचेज एंड सेल ऑफ मोबाइल. बराबर है. तो मैं ना वो परचेज सेल 10 साल तक करके एक साथ प्रॉफिट लॉस नहीं ढूंढूंगा. मैं परचेज सेल करूंगा तो सही, लेकिन कितने टाइम के लिए? 12 महीने. 12वें महीने के एंड में आई विल इमीडिएटली कैलकुलेट माय प्रॉफिट और लॉस बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न एंड पीरियोडिसिटी. तो पीरियोडिसिटी क्या बोलते हैं? परचेज सेल आप 12 महीनों तक मत दिखाओ, एक ईयर में डिवाइड कर लो. ठीक है. तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा अकाउंट और बनाऊंगा नीचे टू रिकॉर्ड माय परचेज एंड सेल, जिसमें मैं रिकॉर्ड करूंगा परचेज सपोज मैंने साल का किया 20,000 और बेचा 40,000. ये मेरे पूरे ईयर का 2004-2005 अप्रैल से लेके मार्च तक मैंने 20,000 का गुड्स खरीदा है, 20,000 का गुड्स खरीदा है और 30,000 में बेचा है. अब मैं इसको नेक्स्ट ईयर तक मैं ऐसा नहीं लूंगा कि 2004 से 2008 का परचेज कितना होगा. 4 साल का परचेज 4 साल का सेल साथ में नहीं लूंगा.
3 साल का परचेज 3 साल का सेल नहीं हुआ, कितना टाइम का लूंगा? 1 ईयर परचेज एंड 1 ईयर सेल। तो 1 ईयर परचेज एंड 1 ईयर सेल कितना हुआ? 30,000 का सेल हुआ, 20,000 का परचेज हुआ, तो मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ 10,000 का प्रॉफिट हुआ। अब यही चीज मैं अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगा? देखो आप बैलेंस शीट में यहां पर 1 साल बाद आप इमेजिन करो, आपने 20,000 का गुड्स खरीदा और 30 में बेचा, तो जब आपने 20 का गुड्स खरीदा होगा, ये खर्चा किया होगा, तब कैश आया होगा कि गया होगा बिजनेस में से? गया होगा। अग्री? 10,000 कैश गया होगा, और जब आपने यही 30 में 20,000 कैश गया होगा, और जब आपने ये 30 में बेचा तब कितना कैश आया होगा? 30,000 आया होगा। कैश विल बिकम टॉकिंग अबाउट कैश, तो कैश में क्या होगा? कैश जो 40,000 था वो -20 + 30 होना चाहिए। बिजनेस में कैश 20,000 गया और 30,000 आया, तो कैश बढ़ के हो जाएगा अभी कितना? 10,000, 50,000. 50,000. तो कैश विल बिकम 50,000 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, कैश विल बिकम 50,000। ठीक है। व्हाट अबाउट कैपिटल? जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं। कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करते हैं, तो 60,000। तो 60,000 हो जाएगा प्रॉफिट। वो 60 कैसे हुआ? वो 60 हुआ क्योंकि मैंने क्या किया? प्रॉफिट कैसे मिलता है आपको? इनकम माइनस एक्सपेंस, याद है हमने किया था। तो यहाँ पे 30,000 माइनस 20,000, दैट इज 10,000। दिस इज माय प्रॉफिट। So what did I do? 10,000 I added it to my capital and 10,000 I added it to my cash. ये मैंने 2 साल के एंड में किया, 3 साल के एंड में किया, 4 साल के एंड में किया कि 1 साल के एंड? 1 साल के अंदर. इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। इसको कहते हैं पीरियोडिसिटी। अगर यही चीज मैं 3 महीने के एंड में करूं तो मैंने 3-3 महीने में ब्रेकअप किया हुआ है। यही 4 महीने के एंड में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करूं तो 4-4 महीने में ब्रेकअप किया हुआ है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? पीरियोडिसिटी बोलता है कि आप अगर 1 साल का प्रॉफिट लॉस ढूंढना चाहते हो तो टेक ओनली 1 ईयर एक्सपेंस एंड 1 ईयर इनकम, उसके आगे का लेने की जरूरत नहीं है। तो उसके आगे का मैं क्या करूं? तो उसके आगे के लिए बैलेंस शीट दी गई है आपको। बैलेंस शीट में दिख रहा है ये आपका लॉन्ग टर्म खर्चा है, ये सब आपका लॉन्ग टर्म खर्चा है, ये खर्चा नहीं है, ये लॉन्ग टर्म खर्चा है। फर्नीचर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। याद है एसेट्स का डेफिनेशन में किया था। एसेट्स और एक्सपेंस में बेसिक डिफरेंस यही है, एक्सपेंस 1 साल में खत्म हो जाता है और एसेट लंबे टाइम तक चलता है। तो जो लंबा टाइम तक चलने वाला है ना, उसको बैलेंस शीट में अलग से दिखाओ। लेकिन जो 1 साल में खत्म हो जाएगा, 1 साल में जो खत्म हो जाएगा इनकम और एक्सपेंस, उसको आप डाल दो इनकम एक्सपेंस में टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, कैपिटल के अंदर मिला दो। इज दिस क्लियर? तो पीरियोडिसिटी बैठ रहा है दिमाग में। पीरियोडिसिटी क्या बोलता है? लॉन्ग टर्म आइटम्स अलग रखो, शॉर्ट टर्म आइटम्स अलग रखो। शॉर्ट टर्म मतलब क्या? इनकम्स एंड एक्सपेंस जो आप 1 साल में ऑन करते हो, 1 साल में स्पेंड करते हो, उनको अलग रखो। उनसे आप 1-1 साल का प्रॉफिट लॉस ढूंढते जाओ, और जो चीजें 1 साल से ज्यादा चलेंगी उनको आप बैलेंस शीट में, जो चीजें 1 साल से ज्यादा टिकेंगी बिजनेस में उनको आप बैलेंस शीट में इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। कहीं से मिलना बाकी है, कहीं को देना बाकी। ओके, यहाँ तक समझ आया सब? So we won't put stationery and printing expense in this. All We'll- expense, all expense. Purchase was just an example, purchase and sale. Like that, all incomes and all expense. Rule is same. Whether you are having stationery paid, whether you are having rent paid, मैं इधर ही लिखते जाऊंगा। ये rent 2,000, ये stationery 1,000, ये salary, ये सब मेरे 2,000। सपोज इनकम साइड पे मुझे डिविडेंड मिला,
But on the other side, rent income वो सब भी उधर, rent interest और वो रेंट सब भी इनकम, income. इंटरेस्ट इनकम, वो सब भी इधर आ जाएगा. ऑल इनकम, ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंस. फिर मैं क्या देखूंगा, मैंने क्या किया एक साल के एंड में, इनकम माइनस एक्सपेंस. तो कैलकुलेट करूंगा 35 + 2 37 + 1 38. ये मेरी एक साल की 25. इनकम माइनस 22 23 25 25,000 का एक्सपेंस. तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 13,000. तो कैन आई से माय कैश आल्सो विल इंक्रीज बाय 13,000? लॉजिक No. लगाओ थोड़ा. ये सब खर्चे में आपने कैश पे किया होगा ना? It is included in 38 only. हाँ, 38 - 25 मतलब 38 का यू गॉट इनकम एंड 25 का यू स्पेंट. तो 38 कैश आपको आया होगा और 25 कैश दिया होगा ना आपने. आर यू एबल टू सी दैट? 38,000 आपको कैश आया एंड 25,000 आपने कैश दिया. तो नेट कैश बढ़ा ना आपका बिजनेस में 13,000 से. तो 13,000 विल बी द इंक्रीज इन कैश एंड दैट इटसेल्फ विल बी माय प्रॉफिट. तो मैं इधर कैपिटल में प्रॉफिट दिखा दूंगा 13,000. तो इधर कैपिटल में मेरा 13,000 ऐड हो जाएगा और कैश में भी मेरा 13,000 ऐड हो जाएगा. कैश विल बिकम 63,000. कैपिटल इधर हो जाएगा +13, 63,000. एंड टोटल हो जाएगा आपका 83,000. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? बोलो. ये इनकम एक्सपेंस का पार्ट समझ में आया जो मैंने नीचे लिखा हुआ है? इनकम एक्सपेंस को हम अलग कर देते हैं, एसेट लायबिलिटी को अलग रखते हैं. ये समझ में आ गया? दैट वाज गोइंग कंसेप्ट. नाउ सेकंड ये कंसेप्ट वाज, वाला इनकम एक्सपेंस है ना? ये इनकम और एक्सपेंस है. ये इनकम है, ये एक्सपेंस है. ओके. एक साल वाले आइटम. ऊपर वाला एसेट और लायबिलिटी. एसेट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म, इनकम एक्सपेंस शॉर्ट टर्म. ओके. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अक्रूवल. ओके, अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? अक्रूवल कंसेप्ट इज रिलेटेड टू योर एक्सपेंस एंड इनकम. ध्यान से सुनना. ओके, अक्रूवल कंसेप्ट इज रिलेटेड टू योर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि शो योर एक्सपेंस एंड इनकम्स ऑन अर्न्ड बेसिस, टाइम बेसिस. ओके, डोंट शो देम ऑन पेड बेसिस. show them on time basis या earned basis. don't show them on paid basis या received basis. मतलब क्या? मतलब यहाँ पर ये मेरे एक्सपेंस और ये मेरे इनकम है, ये आपके सामने है. स्टैंडिंग एक्सपेंस. अभी मेरा रेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है. कैन यू सी दिस रेंट? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेंट? 2,000. 2,000 rupees. All of you got that? 2,000. ये 2,000 मेरा रेंट पेड है क्योंकि इतना कैश मैंने दे दिया. इतना कैश मैंने दे दिया. ठीक है. अब मेरा रेंट साल का है 3,000 रुपीज. साल का भाड़ा होता है 3,000 और मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 2,000. मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 2,000 क्योंकि मैंने पे 2,000. रेंट कम हो गया और कैश चला गया 2,000. बराबर. अब अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? आपको रेंट 2,000 नहीं दिखाने का, आपको रेंट 3,000 दिखाना. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं 2,000 दिखाता हूं सपोज, तो चलो हम लोग 2,000 दिखा के देखते हैं क्या होता है और क्यों अक्रूवल इज बेटर. अगर मैंने 2,000 रुपया भाड़ा पे किया है ये साल और मैंने पूरा साल का एक्सपेंस बता दिया 2,000, ये साल का एक्सपेंस बता दिया 2,000. 1,000 रुपया देना बाकी है लेकिन आई हैव नॉट शोन इट एज माय एक्सपेंस क्योंकि मैंने पे नहीं किया है. सपोज आई एम डूइंग दिस वे. दिस इज फॉर द ईयर 2004 2005. देन सेकेंड ईयर 5-6 में वापस मैंने 2,000 ही पे किया, 2,000 ही दिखाया. 2006-7 में वापस मैंने 2,000 ही पे किया तो 2,000 ही दिखाया. 1,000 रुपया पेंडिंग है. अब 2007-8 आ गया, 4th ईयर आ गया. मकान मालिक ने बोला मेरे को कि भाई अब तो तुम्हारा 3 साल का 1,000 रुपया बाकी है रेंट, वो भी चाहिए मेरे को
और ये 2000 भी चाहिए, तो उस साल में मैंने सीधा 5000 पे कर दिया, तो आई शोड 5000 एज माय एक्सपेंस। इसको बोलते हैं कैश सिस्टम, इसको बोलते हैं कैश सिस्टम। दिस इज नॉट अक्रूवल सिस्टम, दिस इज कैश सिस्टम। तो कैश सिस्टम में आप जितना एक्सपेंस पे करते हो ना वो दिखाते हो, और जितना इनकम रिसीव करते हो वो ही दिखाते हो। ओके, तो ये कैश सिस्टम हो गया। अभी कैश सिस्टम का फ्लॉ क्या है समझो। पहले हर साल का रेंट वाज 3000, एनुअल रेंट वाज 3000 ओनली, बट फर्स्ट ईयर आई पेड 2000, सेकेंड ईयर आई पेड 2000, थर्ड ईयर आई पेड 2000, हजार रुपया पेंडिंग रखा था, एंड फोर्थ ईयर आई पेड ऑल टुगेदर 2000 for that year and 3000 for that year and pending 3000 for previous year, so totally 6000 rupees I paid. Did you all understand this? Also, if you kept pending, won't he take interest? Interest and all will later come to that later. Okay, Okay. Filal, we are just taking the normal amounts to understand cash and accrual. This example, are you all getting what has happened? Year ka expense is 3000, but I have paid only 2000 for the first 3 years, and in the third year I paid entirely 6000, पूरा पैसा साथ। अब क्या होगा, when I check my profits or losses, okay, this rent is one of the expenses, this rent is one of the expense, right? तो जब मैं अपने 4 साल के रिकॉर्ड्स चेक करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, समझो बाकी सब चीजें नॉर्मल थी, सेम थी, सेल्स, परचेज, इंटरेस्ट, कम, बाकी सब इनकम एक्सपेंस सेम चल रहे थे चारों साल। रेंट जो है मैंने 3 साल में कम बताया हुआ है और फोर्थ ईयर में बहुत ज्यादा बताया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली 3 साल का प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखेगा मुझे, इस साल प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखेगा, इस साल प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, इस साल प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिखेगा, लेकिन लास्ट ईयर प्रॉफिट थोड़ा कम दिखेगा ड्यू टू दिस रेंट। क्यों? क्योंकि रेंट इज एन एक्सपेंस, और मैंने कैसा दिखाया 2 2 2 एंड 6। तो पहले 3 साल मैंने 2000 का ही खर्चा बताया, लेकिन थर्ड ईयर में मैंने 6000 का खर्चा बता दिया। तो पहले 3 साल मेरा खर्चा बहुत कम था, तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा ना, इनकम माइनस एक्सपेंसेस प्रॉफिट, रेंट इज वन ऑफ द एक्सपेंस। एंड फोर्थ ईयर में खर्चा ज्यादा दिखाया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा सडनली। यस, तो अब मुझे सोच के बताना, क्या मेरा बिजनेस पहले 3 साल में अच्छा किया और फोर्थ ईयर में बुरा किया, ऐसा है कि बिजनेस चारों साल सेम किया? 4 years it's चारों the साल same. सेम चारों था, साल सिर्फ एक्सपेंस का डिफरेंस था। चारों साल सेम बिजनेस किया है मैंने, खाली रेंट मैंने कम पे किया इसलिए मैंने कम रिकॉर्ड किया और इसलिए मेरे को डिफरेंस आ रहा है। तो दिस जनरेट्स इनकंसिस्टेंसी, ये आपको गलत सिग्नल देगा। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट कम या ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए? आपका प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ना चाहिए? बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी, सेल्स एंड परचेज। अगर आपका माल ज्यादा बिके, प्रॉफिट ज्यादा बढ़े तो अच्छी बात है, आपका माल कम बिके, प्रॉफिट कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन आपका एक्टिविटी सेल परचेज सेम चल रहा है, फिर भी आपको गलत सिग्नल मिलेगा कि भैया शुरू में तो प्रॉफिट एकदम ज्यादा हो रहा था और लेटर ईयर्स में कम हो रहा है। दिस इज रॉन्ग, दिस शुड नॉट हैपन। So this affects your comparison. This affects your comparison. Okay? So in order to avoid this, what we follow accrual system. हम लोग कैश सिस्टम फॉलो नहीं करते। ग्लोबली एवरीवेयर ऑल बिग ऑर्गेनाइजेशंस दे फॉलो अक्रूवल। अक्रूवल सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा रेंट दिखाएंगे, जो पे किया है वो तो दिखाना ही है, प्लस जो इनकर हुआ है ना वो भी दिखाएंगे। पे नहीं किया है तो क्या हुआ, इस साल का एक्सपेंस है। तो हम लोग हर साल अक्रूवल सिस्टम में 3000 3000 3000 3000 फुल रेंट दिखाए, 3000 3000 3000 3000। यस रुतवा, यू हैव डाउट? Now accrual system we will show rent as 3333. Okay,
इसमें 2000 का रेंट हमने पे किया हुआ है. सर सर मे बी अगर पहले 3 साल में प्रॉफिट कम हुआ रहेगा उसके लिए वो रेंट नहीं पे कर सकता और 4th ईयर में ज्यादा प्रॉफिट हुआ रहेगा तो बैलेंस नहीं है. हाँ, भले ही आपने रेंट कम पे किया या ज्यादा पे किया, आपको खर्चा उतना ही दिखाना है, क्योंकि आपने कम पे किया प्रॉफिट ना, मतलब सेल्स ना होने की वजह से ना, तो भी रेंट को तो उतना ही दिखा हुआ. तो आपका जो घटा हुआ प्रॉफिट है ना, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स ओनली ना. अगर आप रेंट भी कम दिखाओगे और सेल्स भी कम दिखाओगे, इनकम भी कम दिखाओगे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई कितना प्रॉफिट सेल की वजह से कम हुआ, कितना रेंट के वजह से. रेंट तो आपका 3000 ही इनकर हुआ है हर साल, वो तो बड़ा घटा है, फ्लक्चुएट हुआ नहीं है. समझ रहे हैं? तो रेंट जो इनकर हुआ है, इसलिए ये कंसेप्ट याद रखना है. क्या याद रखना है? बिजनेस में जो इनकर हुआ है ना, इनकर, वो एक्सपेंस दिखाओ. जो पे किया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है भैया. पैसे आगे पीछे जाएंगे, नॉट एन इश्यू, बट शो योर इनकर्ड एक्सपेंसेस. नाउ हाउ टू शो दैट, एकदम ध्यान से समझना है इसको. मैंने फर्स्ट ईयर में रेंट 2000 पे किया है. ओके, इसमें मैं 1000 रुपीज ऐड कर दूंगा एज आउटस्टैंडिंग रेंट. इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है. आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा देना बाकी है. तो एक्सपेंस में 3000 ही बताऊंगा, लेकिन 1000 आई विल शो इट एज अ लायबिलिटी, क्योंकि पैसा देना बाकी है. सेकेंड ईयर again I have paid 2000, so I won't show as my expense 2000. I will add 1000 as my outstanding rent. I will add 1000 as my outstanding rent, and I will show my expense as 3000, and I will show as my expense 3000. आपने ये चीज ऑलरेडी एक महीने से की हुई है बहुत बार. मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. आपको मैं बोलूं कि यू हैव परचेज गुड्स ऑफ 10,000 फॉर कैश. यू हैव परचेज गुड्स फॉर 10,000 फॉर कैश. व्हाट इज द एंट्री? परचेज टू कैश 10,000. I tell you, you have purchased goods from Ajay on credit of 5,000. You have purchased goods on credit from Ajay 5,000. What is your entry? Purchase account debit to Ajay account 5,000. So accrual basis is like credit basis only. Exactly. If I ask you this, what is your total expense of purchase of this year? If I ask you this, 15,000. what is your total expense of purchase of this year? You will tell me 15. बट यार पैसे तो खाली 10 के दिए, तो 10 कंसिडर करो ना. ऐसा नहीं करते, क्योंकि वी आर नॉट फॉलोइंग कैश सिस्टम, वी आर फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम. अक्रूवल सिस्टम क्या बोलते? एक्सपेंस पेड इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्सपेंस इनकर्ड इज इंपॉर्टेंट. चाहे आपने परचेज का पैसा दिया हो चाहे ना दिया हो, चाहे वो पेड हो चाहे वो पेंडिंग हो, आपको खर्चा तो पूरा दिखाना है. तो आपको खर्चा तो पूरा दिखाना है, तो आप 15 का 15 अपना एक्सपेंस में दिखाओगे. लेकिन कैश कितने से कम हुआ है? 10 से. बाकी 5000 कहां दिखाते हो? अजय को कहां दिखाते हो? अजय कौन हो जाता है आपका? लायबिलिटी हो जाता है, क्रेडिटर हो जाता है, पैसा देना बाकी है. क्या आप वही चीज रेंट के साथ सोच सकते हो? रेंट भी खर्चा है, परचेज भी खर्चा है. आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब देना बाकी है, like your creditor. Are you getting that? तो आउटस्टैंडिंग रेंट और क्रेडिटर एक ही चीज है. जैसे क्रेडिटर को आपको गुड्स का पैसा देना है, वैसे मकान मालिक को आपको रेंट का पैसा देना है. दोनों आपके क्रेडिटर हुए. एक आपका क्रेडिटर फॉर गुड्स हुआ, एक आपका क्रेडिटर फॉर रेंट हुआ. तो अब मुझे दिमाग लगा के बताओ कि मेरा रेंट कितना दिखाऊं मैं? 2000 दिखाऊं कि 3000 दिखाऊं? 3,000. 3000 दिखाऊंगा ना एक्सपेंस. जैसे आपने परचेज 10 और 15 दिखाया ना, पूरा 10 और 5, तो रेंट भी कितना दिखाना चाहिए? 3000. क्या पेड इज इंपॉर्टेंट कि इनकर्ड इज इंपॉर्टेंट? इनकर्ड इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इनकर्ड इज इंपॉर्टेंट? देखो, अब आपने इनकर्ड कर लिया है,
अब आपकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अब आपकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी का मतलब क्या है? अब आपने हर साल कितना रेंट बताया? अब आपने हर साल 3,000 बताया है। आर यू ऑल एबल टू सी दैट? एवरी ईयर अगर आप अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हो तो हर साल आपका रेंट कितना है? अभी 3,000, 3,000, 3,000 एंड 3,000। तो अभी आपका प्रॉफिट अगर बढ़ेगा या घटेगा तो यू आर डैम श्योर ये किसके वजह से हो रहा है? दिस इज ड्यू टू माई सेल्स और माई लेवल ऑफ एक्टिविटी, परचेज एंड सेल, बिजनेस एक्टिविटी। दिस इज नॉट ड्यू टू दैट भाड़ा। ये भाड़ा तो सेम ही था, दोनों सिचुएशंस में भाड़ा सेम था। आर यू एबल टू सी दैट? पहले वाले सिचुएशन में भी हर साल 3,000 था, दूसरे वाले सिचुएशन में भी हर साल 3,000 था। फर्स्ट सिचुएशन में मैंने क्या किया? 2, 2, 2 और 6 बता दिया, इनकंसिस्टेंसी हो गई। तो मुझे लगा शुरू में बिजनेस अच्छा कर रहा है, टेंशन नहीं है, बिंदास पैर फैला के बैठ गया। और 4th ईयर में बिजनेस खराब कर रहा है, मैं टेंशन में आ गया। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? नहीं। हर साल रेंट तो 3 था, तो अगर मैं 3 बताऊं, अब मेरे को टेंशन नहीं है। अब अगर प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा, आई एम डैम श्योर टू माय परचेज एंड सेल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीज। इज दिस क्लियर? दैट इज द एडवांटेज ऑफ अक्रूवल ओवर कैश सिस्टम। तो अक्रूवल क्या बोलता है? अक्रूवल ये बोलता है कि पेड इज नॉट इंपॉर्टेंट। जितना एक्सपेंस आपने इनकर किया पूरा दिखाना है, not only for purchase, not only for rent, for all expenses, as well as all incomes, Now, 1 second, let me take that rent ka example with your balance sheet. देखो, बैलेंस शीट में ये सीन बना हुआ है। I'll just write it as the original example. 10,000 का मैंने अब तक का प्रॉफिट किया हुआ है। ओके, दिस वाज एडेड। दिस इज माय बैलेंस शीट। ओके, एकदम ध्यान से फोकस करके देखो सब लोग और मुझे बताओ, इस बैलेंस शीट में मैंने इस साल 2,000 का रेंट पे किया, तो व्हाट इज द एंट्री फॉर रेंट पेड? It will Rent come in to expense, cash. no? Rent is an expense, right? So rent account debit to cash account. Rent पे किया and cash गया 2,000. So all expenses and income I've showed below. I can show it over here directly in the capital also. तो मैं 2,000 rupees मैंने पे किया हुआ है. I'll just erase this part and I'll make this 60. Okay, 2,000 मैंने रेंट पे किया है, जैसे 2,000 आपने कैश में परचेज किया है, तो यहां से क्या करूंगा मैं? कैपिटल से सबट्रैक्ट 2,000 एंड कैपिटल से सबट्रैक्ट 2,000 एंड कैश में से भी यू सबट्रैक्ट कैश में से भी आई विल सबट्रैक्ट 2,000. रेंट पेड 2,000. अग्री ऑल ऑफ यू? एक्सपेंस है, कैपिटल में से उड़ जाएगा, इनकम है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा. अभी 1,000 रुपीज रेंट इनकर्ड है लेकिन पेड नहीं है. 1,000 रुपीज रेंट इज इनकर्ड बट नॉट पेड. liability, Now, outstanding rent. It is outstanding rent, Standards. liability, one effect. And what is the second part? 1,000 का expense तो है, इस साल का ही है, because accrual system क्या बोलता है? Show your expenses on incurred basis. All expenses, what are you supposed to do from your capital? Add to your capital or subtract from Subtract. capital? Subtract. Subtract. मैं क्या करूंगा? Subtract. मेरे कैपिटल में से 2,000 नहीं माइनस करूंगा, 3,000 माइनस. That's my expense. That's my expense. So 3,000 rupees I've deducted from my capital. Can you all see that as my expense? Out of that, 2,000 I've already paid, which I deducted from the cash. But 1,000 rupees is yet to be paid, that I showed as my liability, as my creditor. Just like my creditor for purchase, creditor for goods. Same logic is applicable for all expenses and all income. See,
आई टेल यू, आपके शॉप में 2 एम्प्लॉय है, नट्टू काका एंड बागा। आप उन दोनों को 10,000 रुपीज अ मंथ की सैलरी देते हो। नट्टू काका को भी 10,000 अ मंथ देते हो, बागा को भी 10,000 अ मंथ देते हो। तो व्हाट इज योर इनकर्ड सैलरी? 20. 20,000 अ मंथ। तो फुल ईयर का इनकर्ड सैलरी कितना होना चाहिए? 20,000. 1,20,000. Each One. 2,40,000. Yes. Agree on that? So this is your incurred. Incurred का मतलब क्या है? इतना एक्सपेंस बिजनेस में हुआ है, इतने अमाउंट का वो लोग ने काम किया है, ये हुआ है प्रैक्टिकली एक्टिविटीज करके, इतना सैलरी तुम्हें देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 2,40,000. All of you comfortable with that? 2,40,000. Okay. Now, suppose out of that 2,40,000 मैंने पे किया है सिर्फ 2,20,000. आउट ऑफ दैट 2,40,000 मैंने पे किया है सिर्फ 2,20,000. तो क्या मैं 2,20,000 दिखा दूं ये साल का एक्सपेंस? No, outstanding salary 20,000. हाउ मच आउटस्टैंडिंग सैलरी आई विल 20,000. 20,000. and that 20,000 what I will do? I will deduct it from capital as expense and I will show it as outstanding salary 20,000. This is my liability. ये मेरे को देना बाकी. So outstanding expense is exactly like your creditor. Outstanding expenses is same as your creditor. उसको देना, जैसे क्रेडिटर को गुड्स का पैसा देना बाकी था, गुड्स परचेज आर द बिगेस्ट एक्सपेंस, क्रेडिटर को आपको गुड्स का पैसा देना बाकी था। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आपको मकान मालिक को रेंट का पैसा देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब नट्टू काका बागा को आपको सैलरी का पैसा देना बाकी है। आर यू एबल टू रिलेट दिस? आपका कोई भी खर्चा हो, अगर आपने पे किया है तो आपका कैश कम हो जाएगा, लेकिन अगर आपने वो पे नहीं किया तो आपकी लायबिलिटी में दिखेगा, ये पैसा आपको देना बाकी है। अब किसी को ये डाउट्स था बिगनिंग में, ये एक्सपेंस और लायबिलिटी का मिक्सअप हो रहा था, अब क्लियर हो रहा है आपको? ये जो एक्सपेंस है वो तो इनकर्ड हो चुका है, उसका बेनिफिट एक्सपायर्ड। पैसे दे दिए ना आपने तो कैश कम हो जाएगा, और पैसे नहीं दिए तो लायबिलिटी में दिख जाएगा। इतना ही है, इतना ही समझने की जरूरत है। दिस इज व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट। सेम थिंग, कैन यू रिलेट इट टू एनी? सेम थिंग you can make your own example for income. Think about it. अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाल के। Commission is received but not Commission is Debtors. received but not given to us. We earned get but half not the given. rent now, half the rent. Exactly, debtor. Very good example. See, I tell you, आपका कैश सेल्स हुआ है 10,000. आपका कैश सेल्स हुआ है 10,000. तो व्हाट इज योर एंट्री? कैश टू सेल 10,000. कैश आया, सेल्स इज इनकम. ऑल ऑफ यू एग्री? आपका क्रेडिट में सेल हुआ है 5,000 का, और व्हाट इज योर क्रेडिट सेल का एंट्री? Debtor account. 5,000. अब मुझे जरा सोच के बताओ, टोटल सेल की इनकम कितनी है आपकी साल भर की? 15. 15,000. Why not 10? Why not 10? आपको रोकड़ा तो 10 ही मिला है. Income is already earned. It is not received yet. Exactly. Received income should not be shown as your final income of the year. Accrual concept globally यही फॉलो हो रहा है, याद रखना आपको. Accrual concept क्या बोलता है कि आपका इनकम जो है आपको अर्न्ड बेसिस पे दिखाना है, रिसीव्ड बेसिस पे नहीं। दिखा तो आपने भले ही पैसे रिसीव किए हैं 10, लेकिन आप तो बोलोगे गुड्स तो बिक गया है, पैसे तो आगे पीछे आते रहेंगे. वापस गड़बड़ी क्या होगी? अगर आप 10 दिखा दोगे तो क्या गड़बड़ी होगी? समझ में आया? ये पहला फ्लॉ मैंने जो बताया था आपको. वो 5 नेक्स्ट ईयर में कुछ ज्यादा हो जाएगा, फिर एक प्रॉफिट साल ज्यादा में कम हो रहेगा. जाएगा, एक साल में ज्यादा हो जाएगा, एक साल में कम, एक साल में ज्यादा. इट विल बी फ्लक्चुएटिंग. आपको करेक्ट सिग्नल नहीं मिलेगा आपका बिजनेस सही कर रहा है या गलत कर रहा है. ये फ्लॉ हो जाता है कैश बेसिस. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अक्रूवल फॉलो करते हैं, तो स्ट्रीमलाइन इट, टू कंपेयर इट. तो अभी हम लोग क्या करेंगे? 15 दिखाएंगे इनकम बराबर है. अब मुझे ये चीज ऊपर बैलेंस शीट में दिखाओ कैसे करोगे. देखो, कैश टू सेल, ठीक है, पैसा आया इनकम हुआ, पैसा आया इनकम हुआ, कैसे दिखाओगे बताओ. यहाँ पे
We'll add the amount in cash. We will add the amount in. Subtracted from but capital. we need goods account to deduct. नहीं गुड्स बताने की जरूरत, गुड्स वो है जो अनसोल्ड है, पड़ा हुआ है, अनसोल्ड के लिए गुड्स हो। ये जो परचेज सेल हो गया वो तो इनकम और एक्सपेंस है ना, बताया था याद है। अनसोल्ड पड़ा हुआ है उसके लिए गुड्स पड़ेगा लास्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्स ऐड हो जाएगा कैश में, और 10,000 क्या हो जाएगा, इनकम कैपिटल में ऐड हो जाएगा एज सेल्स। अग्री ऑल ऑफ यू? अभी और 5,000 का सेल हुआ है लेकिन पैसे नहीं आए, तो रिकॉर्ड करूं कि नहीं करूं? आपका मैनेजर आपसे पूछेगा। It मेरा will be plan liability, no? लाइबिलिटी There'll और be a asset। debtor and asset of 5,000 and we'll add it to capital again. Sales of 5,000. Exactly. मेरा देखो 5,000 का और सेल तो हुआ है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड इट टू माय सेल्स इनकम। माय टोटल इनकम विल बी हाउ मच, 15 plus 60, 75, 10 plus 15, टोटल इनकम इज 10 plus 15, 15 और कैपिटल के साथ टोटल 70। इनकम मेरा 10 plus 5, 15 गिना जाएगा। ऑल ऑफ यू अग्री? बट 10 का पैसा आ गया, जो पैसा आ गया मैंने क्या किया, कैश में ऐड किया। जो पैसा नहीं आया उसको छोड़ दिया क्या, उसको किधर रखा मैंने, बताओ? द फॉर्म ऑफ डेटर। Debtor. दिस इज कॉल्ड रिसीवेबल, इसको कहा जाता है रिसीवेबल। समझ में आ रही है बात? तो दोनों इनकम दिखाना है, कैश एज वेल एज क्रेडिट। कैश है तो कैश में ऐड हो जाएगा, क्रेडिट है तो रिसीवेबल दिख जाएगा, डेटर में दिख जाएगा, लेकिन दिखाना दोनों है एज पर अक्रूवल सिस्टम। व्हाई आर वी फॉलोइंग अक्रूवल सिस्टम? व्हाई नॉट रोकड़ा सिस्टम? Because रोकड़ा system will bring you inconsistency and you will not be able to compare your profits correctly. Did you understand this point? So accrual system is वो। एक सेकंड एक एग्जांपल लेने दो मेरे को, लास्ट वाला इनकम का। अभी मेरे को एक और एग्जांपल, आप लोग मुझे बताओ क्या करोगे। आपको भाड़ा मिल रहा है, आपको रेंट मिल रहा है, आपने अपनी जगह रेंट पे दी है। सुनना ध्यान से सब लोग, समझ आ रहा है ना? हेलो Hello. all of you are understanding now? सुनो ध्यान से, आपको भाड़ा मिल रहा है, आपने अपनी जगह भाड़े पे चढ़ा दी है, आपको भाड़ा मिल रहा है 3,000 रुपीज अ मंथ। तो साल का रेंट कितना होना चाहिए? 6,000. 46,000 should be your earned income। लेकिन कोई रीजन से आपके टेनेंट ने आपको अभी तक 30,000 ही दिया है, तो क्या 30,000 की इनकम दिखा दोगे आप? 36,000 की इनकम प्लस उसका नाम 6,000 का। हाँ, तो अभी है ना, जरा दिमाग लगा के मेरे को बताना अब कैसे दिखाओगे आप। इनकम में कितना दिखाओगे रेंट, वो मुझे बताओ। 30,000। Income में plus 30. इनकम यहाँ पे Plus 30. 36 प्लस इनकम में 30 की 36। प्लस 36, दिमाग लगाओ। 36. इनकम 30 मिला है ना, कैश तो 30 मिला है, तो 30 करना चाहिए। 30 इधर, 36 इधर और इधर 3,000. We'll put 6,000 as debtor. आपकी साल की इनकम कितनी है वो बोलो मेरे को। 30 की 36, 36. 30 ना, पैसा 30 आया है नहीं, but it is on income incurred. या इनकम इनकर्ड दिखानी है, तो टोटल इनकर्ड इनकम इज हाउ मच? 36। 36. अर्न्ड इनकम बोलते हैं उसको, अर्न्ड, कमाई हुई इनकम आपकी 36 है, ठीक है? Yes. कैश कितना मिला, हाउ मच कैश यू गॉट? Plus 30,000. प्लस 30। तो 30,000। कैश में आई विल राइट यहाँ पे प्लस 30, रेंट रिसीव 30,000, बराबर है? कैश हो जाएगा 60 प्लस 30 90, और 10 और कितना 6,000 मिलना बाकी है। Debtor. No, not debtor. उसको बोलते हैं रिसीवेबल। डेटर तो गुड्स के लिए रेंट Accrued rent. रिसीवेबल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट डेटर फॉर रेंट, डेटर फॉर रेंट चलेगा, बट बेटर टर्म इज रेंट रिसीवेबल। इसको बोलते हैं रेंट रिसीवेबल 6,000। ओके, देखो नाम आप कुछ भी लिखो, अकाउंटिंग में आपको प्लेग्राउंड है जो अकाउंट यूज करना है, लेकिन मीनिंग समझना जरूरी है आपको कि वो अकाउंट का अर्थ क्या होगा। अब आप डेटर फॉर रेंट लिखो,
रेंट रिसीवेबल लिखो, रेंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड लिखो, रेंट अक्रूड लिखो, सबका मतलब एक ही होता है, मिलना बाकी, मिलना बाकी। समझ में आ रही है बात? तो मुझे बताओ पहले अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? अक्रूवल सिस्टम क्या बोलता है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स must be shown on cash basis or incurred basis. Based on incurred basis. Incurred basis. Earned and incurred basis पे दिखाना है। ये समझ में आया सबको? Yes. तो भले ही आपने पे कम किया हो, आप उसमें ऐड कर देते हो, आउटस्टैंडिंग पेबल ऐड कर देते हो। बंद कर दो दरवाजा। Please go back on mute if you have answered the doubt. Now, if you are doing it on accrual system, you have to show your receivable and payable. Receivable payable का मतलब समझ आया आपको? Receivable payable का मतलब समझ आया? Receivable is income and payable is expense. हाँ, income receivable मतलब ये receivable बोलते हैं इसको। This is receivable and this is payable. ये जो है green वाला ये payable है और ये blue वाला ये receivable। Is that clear? तो आपको रिसीव्ड और पेड इनकम वो नहीं देखनी है, कितनी इनकर हुई है वो देखनी है, कितनी अर्न की है या कितनी पे करनी चाहिए वो रिकॉर्ड कर। नंबर 1, व्हाई नॉट कैश बेसिस? डिड यू अंडरस्टैंड दैट? रोकड़े का व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनकंसिस्टेंसी होगी, आप बराबर से कंपेयर नहीं कर पाओगे प्रॉफिट्स को। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हम अक्रूवल सिस्टम करते हैं, इसीलिए हम कैश और क्रेडिट परचेज दोनों रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए हम जो अर्नड इनकम है वो दिखाते हैं, रिसीव्ड तो दिखाते हैं, अर्नड भी दिखाते हैं, पेड एक्सपेंस दिखा रहे हैं, पेएबल भी दिखा रहे हैं। समझ में आ गई बात? पक्का बैठ रहा है? ऑल एक्सपेंस, ऑल इनकम्स ऑन कैश और अक्रूवल, कैश और अक्रूवल, विच सिस्टम? विच सिस्टम? अक्रूवल। कल उठ के आप कंपनी में जॉब पे लगते हो, आपका बॉस आपको बोलता है कि सुन भाई ये साल है ना अपना थोड़ा प्रॉफिट्स कम हुआ है, तो अपन एक काम करते हैं, अपना सैलरी, अपने स्टाफ का सैलरी है 10 लाख रुपया, बराबर हम लोग हर साल 10 लाख की सैलरी देते हैं, अपन है ना ये साल 8 लाख रुपया ही दिया है वो लोग को, तो वी विल शो अवर एक्सपेंसेस 8 लाख, तो क्या हो जाएगा? अपना प्रॉफिट 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगा, सबको लगेगा अपना बिजनेस सॉलिड किया। आपका बॉस आके आपको ये बोलेगा कि आपने सैलरी 10 लाख रुपए भले ही हम लोग पे कर देते, लेकिन ये साल 8 लाख पे किया, 8 लाख दिखा देते, 2 लाख रुपया प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखा देते, आप क्या बोलोगे? सही है गलत है? That is wrong. It is outstanding salary. That is wrong. So you have to show your salary at what? 10 lakh or 8 lakh? 10 lakh and 2 lakh as outstanding salary. 2 lakh as outstanding salary जो देना बाकी है. Is that clear? सर लेकिन बिजनेस तो सेम ही होगा ना, इवन इफ दे रिड्यूस 2 lakhs करके। बिजनेस तो सेम ही हुआ, बट प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा ना. It shows a wrong signal to the outsiders, right? whoever बैंक आपको लोन देने वाला है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा, वो तो देखेगा अच्छा खासा प्रॉफिट वाला बिजनेस है, चलो इसको लोन दो, और फिर निकला विजय मल्ल्या और भाग गया। अच्छा हुआ बुरा हुआ बैंक के लिए? इट्स कॉल्ड फ्रॉड, इट्स कॉल्ड चीटिंग। ओके, ये अकाउंटेंट्स झोल करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिसको करनी है आगे जाके ये झोल सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये झोल होता है, ये झोल आपको पहले झोल करने के लिए जो सही है वो पता होना चाहिए, तो ये सही है, फिर आप झोल करना है इसके आगे, ठीक है? तो ये सही करना है, अक्रूवल सिस्टम फॉलो करना है। इज दिस क्लियर? अब एक और बात समझ लो, इसमें सुनो, अक्रूवल तो बैंक वालों को भी ये मालूम रहेगा ना कि ऐसे झोल होता है, तो वो लोग क्या करते हैं? देखो बैंक वाले आपके सीए नहीं होते ना, अभी बैंक वाला अपना धंधा संभाले कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते बैठे, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट सब करवाना पड़ता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? तो अकाउंटेंट्स का काम होता है। तो बहुत ही बड़ा लोन है, बहुत ही बड़ा स्क्रूटीनी है, तो फिर बैंक आके चेक करेगा। तो बैंक थोड़ी हर एक कंपनी का सब अकाउंट 5-6 साल का सब चेक करते बैठेगा, वो अपना धंधा देखे कि आपका अकाउंट देखते बैठे, तो वही अकाउंटेंट बन जाएगा, ऐसा होता है। तो चार्टर्ड अगर बैड डेट्स हुआ तो बाद में, अगर बैड डेट्स हुआ तो डेटर ने पैसा नहीं दिया तो बैड डेट, तो उसमें माइनस होगा ना बाद में। हाँ, बैड डेट्स तो खर्चा है ना अपना, एक्सपेंस माइनस, बैड डेट्स हो गया तो माइनस खर्चा, और एसेट कम हो गया, बैड डेट्स टू डेटर्स। अब सुनो, this one second, accrual system and cash system, accrual system is compulsory only for companies,
accrual system is compulsory only for companies. Sole proprietor and partnership firm को practical business में accrual system compulsory नहीं, सिर्फ कैश सिस्टम कंपलसरी. कैश सिस्टम ही करो चलेगा, अक्रूवल करोगे तो भी चलेगा, कैश सिस्टम करो तो भी चलेगा फॉर सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप. तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें आगे जाके कंपनी के अकाउंट्स बनाने. तो आपको सिलेबस में अक्रूवल सिस्टम ही है. आप सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप कुछ भी करो, अक्रूवल सिस्टम ही फॉलो करें. मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, जब आप सीए बनोगे या कुछ करोगे तब अक्रूवल सिस्टम इज कंपलसरी ओनली एंड ओनली फॉर कंपनीज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू एन नंबर ऑफ पीपल. फॉर सोल एंड पार्टनरशिप चल जाता है. ओके, एक्चुअली अच्छा है अक्रूवल पे करो, सब लोग अक्रूवल पे करें तो बढ़िया है, बट सैडली पीपल डोंट नो, पीपल डोंट हैव टाइम एंड ऑल, सो दे डोंट फॉलो दैट कंसेप्ट. ओके, सो कैश सिस्टम भी चला लेते हैं सोल और पार्टनरशिप में. या व्हाट वाज द डाउट? Can you explain outstanding expense how to show on balance sheet? देखो, अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एग्जांपल ले लो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सपोज आपका एजेंट है जिसको आप कमीशन दे रहे हो, इसका साल का कमीशन हुआ है 10,000, आपने पे किया है 8,000. साल का कमीशन होता है कितना? 10,000, आपने पे किया है 8,000. तो क्या आप 8,000 दिखा दोगे, चलेगा? बोलो. आपका एजेंट का कमीशन होता है 10,000, पे करना है कमीशन, बट आपने पे किया है 8,000. No, we have No, it will be outstanding commission as 2,000 and liability. तो कैपिटल में हाउ मच 10,000. कमीशन विल यू सब्ट्रैक्ट? 10,000. व्हाट इज योर एक्सपेंस? 10 or 8? 10. And What is your incurred expense? 10. That you will subtract from capital. Are all of you with me? Then after that 10, how much cash have you paid? Tell me how much cash have 8,000. you? So you 8,000. subtract commission. So less rent, less commission paid is 8,000. कैश गया खाली 8, लेकिन एक्सपेंस हो गया 10. तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना है, कितना देना बाकी है? 2,000. Outstanding commission. Outstanding commission is 2,000. Like this. ये आपको फ्यूचर में देना बाकी है, 2 महीना 3 महीना नेक्स्ट ईयर कभी भी आप ये देना बाकी है 2,000. जैसे आपको क्रेडिटर को देना बाकी था ना, वैसे आपको ये, इसी को बोला जाता है क्रेडिटर फॉर कमीशन. इसको कहा जाता है क्रेडिटर फॉर कमीशन. शुरू में आपको पता है क्रेडिटर डेटर, एनी पर्सन टू whom we are supposed to pay is creditor, any person from whom we are supposed to receive is debtor. Generally they are for goods, but they can be for other items also. These are those other items. These are those other items. Creditors may be for goods, may be for any other expense. Debtor may be for goods, may be for any other expense. आंसर बैठ रहा है दिमाग? तो ये हुआ आपका आउटस्टैंडिंग. अब सुनो, ये आउटस्टैंडिंग कमीशन जो देना बाकी है, इज इट इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी? Liability. लायबिलिटी. ये दिख रहा है आपको, लायबिलिटी में लिखा हुआ है मैंने, आउटस्टैंडिंग कमीशन देना बाकी है. ये आउटस्टैंडिंग कमीशन, क्रेडिटर दोनों क्या है आपके? लायबिलिटी है. तो कैन यू टेल मी इन जनरल व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी? Liability. लायबिलिटी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी. ऑल ऑफ यू गॉट दैट? पैसा देना बाकी है. व्हाट इज इनकम रिसीवेबल, जो डेटर से मिलना बाकी है? व्हाट इज इनकम रिसीवेबल? Asset. 5,000 रेंट मिलना बाकी है, 10,000 इंटरेस्ट मिलना बाकी है, 5,000 कमीशन मिलना बाकी है. ये क्या है? इनकम रिसीवेबल. एसेट और लायबिलिटी? asset. ओके, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लायबिलिटी एंड इनकम रिसीवेबल. इनकम रिसीवेबल मतलब क्या? डेटर. इनकम रिसीवेबल मतलब डेटर, एसेट. इनकम रिसीवेबल का अर्थ समझ आया आपको? चलो बताओ मुझे, आपको साल का 15,000 रुपया इंटरेस्ट मिलना चाहिए. आपको साल का 15,000 रुपया इंटरेस्ट मिलना चाहिए और मिला है 12,000. सुनना, साल का 15,000 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मिला है 12,000. तो कितने का इनकम दिखाओगे, 12 का कि 15 का?
15. 15. इनकम 15 की दिखाओगे, कैश कितना आया? 12. 12, तो कैश में ऐड कर दोगे 12, बाकी 3000 कहाँ दिखाओ? Interest Interest receivable. receivable. Interest receivable, that is income receivable, that is debtor, that's your asset. पैसा मिलना बाकी है, पैसा मिलना बाकी है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपको पैसा देना बाकी है, इनकम रिसीवेबल में आपको पैसा मिलना बाकी है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज योर लायबिलिटी एंड इनकम रिसीवेबल इज योर एसेट. इज दैट क्लियर? So in that way, prepaid expenses will become our assets, right? I'll come to that concept. भाई पहले ये समझो. I'll come to that. Did you all understand? Yeah. सर अगर बैड डेट्स है तो वो भी ऐसा ही हुआ ना, मतलब मिलना चाहिए इतना पर मिला इतना. बैड डेट्स तो गया, बैड डेट्स कुछ मिलने वाले की आशा ही नहीं है तुम्हें. बैड तो डेट्स सर अगर इसमें जो 3000 रुपीज है तो वो मतलब आगे मिलेगा. अब देखो ये बैड डेट्स का क्या सीन होगा. देखो ये आपका डेटर हुआ, यहाँ पे समझो 5000 मिलना बाकी है, इसने 2000 ही दिया, 3000 दिया ही नहीं, तो 3000 हो गया बैड डेट्स, 3000 हो गया बैड डेट्स. तो बैड डेट्स क्या करोगे आप? बैड डेट्स आपका एक्सपेंस है, तो बैड डेट्स आपके कैपिटल में से उड़ जाएगा, लेस बैड डेट 3000 गॉन. और डेटर कितना आपको देगा अभी? 2000, मतलब 3000 गया वहां से, तो आपका डेटर हो जाएगा 5000 माइनस बैड डेट्स, 3000. अभी आपको सर ये कितना इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो मिलना चाहिए था, अगर वो नहीं मिला तो बैड डेट ही हो जाएगा ना. बैड डेट कुछ भी नहीं मिला, दैट इज बैड डेट. इंटरेस्ट मिलना था नहीं मिला, बैड डेट. डेटर गुड से पैसा नहीं आया, बैड डेट. कमीशन आने वाला था नहीं आया, बैड डेट. जो डेटर से पैसा नहीं आता इट्स कॉल्ड बैड डेट. बैंक को विजय मल्ल्या ने लोन का पैसा नहीं दिया, बैड डेट, इट्स अ बैड डेट फॉर बैंक. नीरव मोदी ने लोन का पैसा नहीं दिया, इट्स अ बैड डेट फॉर बैंक. उसको एनपीए बोलते हैं, उस बैड डेट्स को एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट. ओके, नाउ फटाफट मॉडर्न कंसेप्ट तो देख लिया हमने. इनकम रिसीवेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये दोनों चीज समझ में आई सबको? अक्रूवल कंसेप्ट समझ में आया सबको? गोइंग कंसर्न पीरियोडिसिटी समझ आई? गोइंग कंसर्न क्या बोलता था? बताओ मेरे को, गोइंग कंसर्न क्या बोलता है? It is to be checked as per the Business business lasts for a long time. Long period. Periodicity concept क्या बोलता है? Divide the business into small parts. Small time periods of 12 months, 3 months to record your profits and losses. How do you arrive at your profits or losses? How do you arrive at your profits or losses? Expense minus income. Income minus expense. Okay, incomes minus expense. Incomes minus expense. Income और expense कैसे record करना है? Cash basis पे कि accrual? Accrual basis. Received income दिखानी है कि earned income दिखानी? Income incurred. Earned income. और expense paid दिखाना है कि expense incurred दिखाना? Expense incurred. incurred दिखाना. क्यों दिखाना है ऐसा? कैश रोकड़ा सिस्टम क्यों फॉलो नहीं करना है? समझ में आई बात? क्योंकि अदरवाइज इट गोज टू इनकंसिस्टेंसी हो जाती है, कंपैरिजन नहीं हो सकता. सबको समझ आया यहाँ तक? अभी ये दो अकाउंट्स, आप लोग शीट है आपके पास, तो उसमें क्लासिफिकेशन वाला जरा पहला शीट निकालो सब लोग. 5 minutes. टेक द फर्स्ट शीट, टर्म्स वाला और क्लासिफिकेशन वाला. टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन वाला शीट निकालो. तो मेरा 5 मिनट का बीच में स्किप हुआ था. अरे I got disconnected for 5 minutes in between. Okay, I'll send you the link. You can go through that. मैं वही रिवाइज करवाया, अभी कुछ नया नहीं है. Receivable and outstanding. Yeah. Sir, अगर cash system में we will not write that outstanding and receivable, then liabilities and assets will not be equal, no, in the balance sheet. नहीं, they will be equal because see, cash system you are showing only cash expense, ना? I'll give you an example. So ये suppose तुमने rent पे किया है 5000.
तुमने रेंट पे किया है 5,000 रुपीज, यू हैव पेड रेंट ऑफ 5,000, ओके। साल का इनकम हुआ है 7,000, दिखाना चाहिए 7 लेकिन पे किया है 5, और तुमने कैश सिस्टम फॉलो कर दिया, तो तुम क्या करोगे, कैपिटल में से लेस रेंट 5,000, कैश में रेंट 5,000, ये कैश सिस्टम। 2,000 खा गई, दिखाया ही नहीं, नेक्स्ट ईयर जब पे करोगी तब दिखाओ। तो कैश सिस्टम से ब्लैक मनी ऐसे ही होता है। ब्लैक मनी का नहीं लेना देना, ब्लैक मनी का इससे कोई लेना देना नहीं। इनकंसिस्टेंट जो आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो वो सब व्हाइट है, बुक्स में जो रिकॉर्ड ही नहीं करते हो वो ब्लैक। अभी आप क्लासिफिकेशन पे आ जाओ, फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर में मैंने थोड़े बहुत टर्म्स छोड़े थे, आपको याद होगा तो, ओके। क्लासिफिकेशन पे आ जाओ पहले। उस क्लासिफिकेशन में टर्म नंबर 124 आपको दिख रहा है, 124 क्लासिफिकेशन में टर्म नंबर 124, फर्स्ट शीट, टर्म्स वाला शीट, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स के बाद दिया था। ऑल ऑफ यू गॉट दैट? Outstanding expenses, term number 124, outstanding expenses. What are outstanding expenses under modern classification? Liability. Liability. अभी सीखा हमने, outstanding expenses are liability. All of you got that? अच्छा, ट्रेडिशनल में ये क्या है? ट्रेडिशनल में है ये Nominal. क्या नॉमिनल? All liabilities are personal. All liabilities are personal. Remember, मोक्ष, ऑल लाइबिलिटी। अरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में देख के कंफ्यूज मत हो जाओ यार। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, वो क्रेडिटर ही है, किसी को देना बाकी है, ओके। तो वो जाता है पर्सनल में, दे फॉल अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। याद है ये टाइप मैंने छोड़ा था आपके पर्सनल के क्लासिफिकेशन के वक्त, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, किसी को पैसा देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में कुछ भी आ गया आपका, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कमीशन, सैलरी पेएबल, कुछ भी देना बाकी है, पेएबल, आउटस्टैंडिंग कमीशन, पेएबल, ये सब 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 एक ही है, लायबिलिटी एंड पर्सनल, जो अभी अभी हमने किया। देखो 124 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, outstanding expenses, I'm writing down over here, outstanding expenses are liability and personal, 124। 125 देखो, प्रीपेड एक्सपेंस बाद में बताता हूं मैं। We won't write representative personal. नहीं, only personal is fine. Okay. Representative is just a type, किसी बंदे या किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। 125 को स्किप करो, 126 देखो, इनकम रिसीवेबल दिखा आपको, इनकम रिसीवेबल, ये अभी हमने डिस्कस किया, इनकम रिसीवेबल। व्हाट इज इनकम रिसीवेबल? मिलना बाकी है, मॉडर्न कंसेप्ट, नॉमिनल इनकम, इनकम रिसीवेबल, Assets. इनकम रिसीवेबल इज लाइक डेटर, जो 5,000 आपको मिलना बाकी है। इनकम तो हो गया भैया, कैपिटल में ऐड। इनकम रिसीवेबल जो डेटर दिखाया ना आपने इधर एसेट साइड पे, ऑन द एसेट साइड द डेटर व्हिच यू शोड ना, इनकम रिसीवेबल 5,000, रिमेंबर दिस रिसीवेबल, ये भी एक अकाउंट है, तो दैट्स योर एसेट, दैट्स योर एसेट। एंड व्हाट टाइप इट इज? पर्सनल। ट्रेडिशनल में इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, मतलब किसी से पैसा मिलना बाकी है। दिस इज द थर्ड एक्सेप्शन टू द ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल रूल में ये फ्लॉज है, सभी के सभी एसेट्स रियल नहीं होते वहां पे। डेटर एसेट होता है लेकिन पर्सनल होता है, बैंक एसेट होता है लेकिन पर्सनल होता है। वैसे ही इनकम रिसीवेबल भी एक तरह का डेटर है ना, वो भी एसेट है लेकिन वो पर्सनल है, एसेट है लेकिन वो पर्सनल है। उसके आगे देखो 127 देखो, उसके 127 स्किप करो, 128 देखो, 127 को स्किप करो, 128 देखो।
आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब क्या है? देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, व्हाट आर आउटस्टैंडिंग वेजेस? Liability and personal. लायबिलिटी एंड पर्सनल, ये सब खाली एग्जांपल है आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग वेजेस आर लायबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। 129 बोलो क्या होगा? सैलरी पेएबल। Liability Assets and personal. एसेट कैसा? पेएबल है। And liability and personal. Liability लायबिलिटी एंड and पर्सनल, personal. देना बाकी है ना, कुछ भी देना बाकी है तो लायबिलिटी, कुछ भी मिलना बाकी है तो एसेट। फिर 130 देखो, Personal and asset. कमीशन रिसीवेबल। व्हाट इज कमीशन रिसीवेबल? Assets and personal. Assets and personal, very good. What is 131 मत करो, 132 भी रहने दो। 133 देखो, 133, what is 133? accrued interest। accrued interest का मतलब होता है रिसीवेबल, जमा हो गया। accrued interest मतलब रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, मिलना बाकी है। बोलो Assets and personal. Assets and personal. एसेट्स एंड पर्सनल, एसेट्स एंड पर्सनल मिलना बाकी है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? पेएबल रिसीवेबल का कंसेप्ट समझ में आया? दैट वाज 133। 134 से तो हमने किया था। बस इतना टर्म्स अपना बाकी था, बाकी सब प्रिपेयर कराऊंगा मैं वापस, कल करेंगे हम लोग। यहां तक समझ में आया? ये रिसीवेबल और ये आउटस्टैंडिंग कौन से कंसेप्ट के वजह से आया? अक्रूवल कंसेप्ट। अगर अक्रूवल न करके आप रोकड़ा कंसेप्ट करते हो, कैश कंसेप्ट करते हो, कैश सिस्टम, तो कुछ आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आएगा आपके बुक्स में कभी भी? नहीं। बोलो। नहीं अगर आप रोकड़ा व्यवहार करते हो, No, कैश no, आया no. कैश गया वही रिकॉर्ड करो, तो कुछ आउटस्टैंडिंग दिखेगा, कुछ रिसीवेबल दिखेगा? No. कभी नहीं दिखेगा। सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। ये कौन करता है? एकदम छोटे बिजनेस में, जिसके पास टाइम नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, जिसको कंपैरिजन की पड़ी नहीं होती है, वो ये फॉलो करता है। ठीक है? बट हम जो बड़े कंपनीज होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे गो फॉर विच सिस्टम? अक्रूवल। दे गो फॉर अक्रूवल सिस्टम। इज दैट क्लियर? कितने कंसेप्ट हमने सीख लिए, समझ में आया? गोइंग कंसर्न सीखा, पीरियोडिसिटी सीखा, अक्रूवल सीखा, और सबसे पहला अभी तक एंटिटी कंसेप्ट सीखा होगा। कल हम लोग मैचिंग कंसेप्ट सीखने वाले हैं वापस, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है? उसके बाद वापस जीएसटी पे जाएंगे। ओके, थोड़ा अच्छे से ये बेस क्लियर कर लो। एक बार ये क्लियर हो जाएगा ना आपको, फिर आगे के प्रॉब्लम धड़ाधड़ समझ में आ जाए। ओके, ये ऐसे कंसेप्ट है जो सीए स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं, सोचो आप, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, 11-12 स्टैंडर्ड में रट्टा मार के सम कर देते हैं कि क्या है सम में, सीधा एंट्री याद करो और छाप दो। आप अगर समझे भी ना करोगे ना, तो कभी कुछ होने वाला नहीं है, बैंड बजेगी आप। इमेजिन सीए फाइनल तक के स्टूडेंट को कभी कभी ये कंसेप्ट नहीं आता है, अक्रूवल कंसेप्ट, और आपका गोइंग कंसर्न पीरियोडिसिटी में गोथा खा जाते हैं। इमेजिन करो आप। तो समझ के करना। ओके, आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं है अपने को। कल विल कंटिन्यू विद द मैचिंग कंसेप्ट एंड होमवर्क मैंने आज आपको पहले ही दे दिया, मेरे को शाम तक सबमिट करना है। मॉडर्न कंसेप्ट में आपको वो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, टेबल का एनालिसिस टेबल। समझ में आ गया सबको? That's it. We stop over here. If you have any still other doubts, Homework from textbook, no? Homework from standard textbook, page 43. Second. Modern.